जितने भी झारखंड से बाहर के लोग हैं यहाँ, वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। नाजायज़ फ़ायदा क्या है कि अगर कोई बड़े पद पर कोई यहाँ बिहार का आदमी बैठा हुआ है, कोई बड़े पद पर यहाँ उत्तर प्रदेश का आदमी बैठा हुआ है, अब कोई भी उस पदाधिकारी, उसमें IAS भी है, IPS भी है, या बहुत सारे JPS ऑफिसर भी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि झारखंड के भीतर 3.25 करोड़ की आबादी के बीच में झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरणों को पहुंचाना, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए रोजगार, उनके लिए आर्थिक संपन्नता, इसके बेहतर अवसर की तलाश करना, यही हमारी राजनीति के केंद्र में है और इसी को केंद्र मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, अगर एक व्यक्ति आपको अपनी सभा के लिए 5 रुपये का डोनेशन दे रहा है, वो आपको घर में आकर के ये कह रहा है कि भैया आप पंचायत कमेटी का विस्तार करने आए थे, ज़रा मेरे यहाँ खाना खा लीजिए, वो आपको पानी पिला रहा है, वो आपके लिए टेबल का इंतजाम कर रहा है, वो अपना पेट्रोल जला करके आपके सभा स्थल तक पहुंच रहा है, वो 5 लोगों को लेकर के आ रहा है, ऐसे में इस बात को मान करके चलिए कि झारखंडी का इतना जमीर जाग गया है कि जब वो जाएगा आने वाले वक्त में वोट देने के लिए और अपनी उंगली में। संजय जी, जिस तरह से JBKCS का लगातार विस्तार चल रहा है, आज आप लोग रामगढ़ की इस धरती पर आए हैं, क्या कुछ सोच के साथ, क्या कुछ लोगों के बीच रखे और क्या कुछ जो आप लोगों का प्रोग्राम था किस लेवल पे था और कैसा क्या? तो झारखंड के पॉलिटिक्स में एक नए पॉलिटिकल लीडरशिप का हम लोग उदय कर रहे हैं और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि गांव घर के लोग, खेत खलिहान के लोग, मजदूर किसान लोग राजनीति में कदम रख रहे हैं। झारखंड की राजनीति में ये था कि जो पैसे वाले लोग थे, जो पूंजी वाले लोग थे, जो नेपोटिज्म की बात है और एक तरीके से कह सकते हैं परिवारवाद की बात, वंशवाद की बात, इसकी राजनीति चल रही थी। दूसरी बात कि जो लगातार पॉलिसीज़ को लेकर के हम लोग डिमांड करते रहे कि झारखंड की डोमिसाइल पॉलिसी को आप डिफाइन करिए, झारखंड में नियोजन नीति को बनाइए। झारखंड में हम लोगों ने कहा कि यहाँ की नौकरी में यहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो OBC रिजर्वेशन का मसला था, चाहे वो झारखंड के तमाम मसलों को आप देखिएगा, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं को समय से कंडक्ट कराने की थी या JTET परीक्षा को कंडक्ट कराने की बात थी, सरकार ने किसी भी विषय पर एक ऐसा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जिससे ये कहा जा सके कि सरकार का ये निर्णय झारखंडियों के हक में है या नौजवानों के हक में है। ऐसे में हम लोगों के पास एक ही विकल्प बच रहा था कि अब चुनावी राजनीति में आकर के इनके सामने चुनौती पेश किया जाए। क्योंकि बार बार ये कह रहे थे कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, ये लोग सिर्फ आक्रोश दिखला रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे कुछ भविष्य में लोगों को उम्मीद जगे। तो जनता ने बलियापुर में ये कहा कि आप लोग चुनावी राजनीति में आइए, जनता सहयोग करेगी। और उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि अब हम लोगों के पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जाकर के कमेटी बना रहे हैं और जो हमारे समर्थक हैं उनको आधिकारिक तौर पर पद दे रहे हैं। और ये पंचायत कमेटी के विस्तार में जब आप लोग आ रहे होंगे तो एक बात पर गौर कर रहे होंगे कि पंचायत में जहाँ पर 5-7 हज़ार की आबादी होती है, वहाँ पर 2-3 हज़ार लोग पंचायत की कमेटी स्वतः बनाने आ रहे हैं। इसमें ना किसी को 1 रुपया दिया जाता है, ना किसी को कोई संसाधन मुहैया कराया जाता है, ना किसी को जोर जबरदस्ती की जाती है। सबसे ये कहा गया है कि स्वेच्छा से आइए, पंचायत कमेटी का विस्तार है। तो क्या है? तो JBKCS का पंचायत कमेटी का विस्तार होना है, जयराम महतो जी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना है, इसके लिए वहां पर एक बैठक होनी है। और ये जैसे ही गांव में संदेश पहुंचता है, लोग 2000-3000 की संख्या में जुटते हैं, तो ये राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का संकेत है कि झारखंड के भीतर नौजवान मिलकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। और इसको लेकर के हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले वक्त में हम लोग एक बेहतर विकल्प झारखंड के अंदर देंगे। संजय जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से आम चुनाव की बात करते तो ज़्यादा दिन रहे नहीं, तो क्या कहिएगा इसको लेकर? आपसे एक सवाल उठता आया है कि हम हजारीबाग लोकसभा से लड़ रहे हैं, इस क्यों लोगों के बीच रखिए कि क्या सच्चाई है? देखिए, एक बात समझिए, जब भी कोई संगठन बनता है तो संगठन की अपनी कार्यशैली होती है, अपनी कार्य संस्कृति होती है, उसकी अपनी एक रूपरेखा तय होती है, उसकी एक अपनी स्ट्रैटेजी बनती है, उसका एक सेंट्रल कमेटी होता है, उसकी एक कोर कमेटी होती है। और संगठन जब कोई बनता है तो एक बहुत बड़ा परिवार बनता है और संगठन का निर्णय अंतिम और सर्वोपरि होता है। आने वाले वक्त में जब भी ऐसी कोई सूचना मिलेगी, देखिए सतही खबरें जो भी हैं वो एक खबर है, वो एक कहा सुनी बातें हो सकती है, लेकिन आपको जब आधिकारिक तौर पर सूचनाएं मिल जाएंगी, उस सूचना को ही आधिकारिक माना जाएगा। तो आने वाले वक्त में हम लोग लोकसभा के चुनाव में क्या करने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव में क्या करने वाले हैं, उसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, बाकायदा उसका एक पत्र जारी होगा और उसके माध्यम से जो सूचनाएं आप लोगों को मिलेगी या फिर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो सूचना आधिकारिक होगी और उसको ही आप लोग एक तरीके से मानिएगा कि ये एकदम 100% खाँटी सूचना है। लेकिन इस बात को मान करके चलिए कि लोकसभा में हम लोग चुनौती पेश करने जा रहे हैं और विधानसभा में भी हम लोग चुनौती पेश करने जा रहे हैं और चुनावी राजनीति में झारखंड के भीतर एक नया बदलाव का हम लोग शंखनाद करने जा रहे हैं। जिस तरह से JBKCS का लगातार विस्तार हो ही रहा है, आप लोग जनसंपर्क लोगों के बीच कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं,
तो क्या लोग आपकी जनसभा में अगर आ रहे हैं तो उसको आप कह सकते हैं कि वोट बैंकिंग में तब्दील होगा? आपको क्या लगता है, धरातल पे काम हो रहा है आपको लगता है? जी, अगर एक व्यक्ति आपको अपनी सभा के लिए 5 रुपये का डोनेशन दे रहा है, वो आपको घर में आकर के ये कह रहा है कि भैया आप पंचायत कमेटी का विस्तार करने आए थे, ज़रा मेरे यहाँ खाना खा लीजिए, और वो आपको पानी पिला रहा है, वो आपके लिए टेबल का इंतजाम कर रहा है, वो अपना पेट्रोल जला करके आपके सभा स्थल तक पहुँच रहा है, वो 5 लोगों को लेकर के आ रहा है, ऐसे में इस बात को मान करके चलिए कि झारखंडी का इतना ज़मीर जा गया है कि जब वो जाएगा आने वाले वक्त पे वोट देने के लिए और अपनी उंगली में नीली स्याही लगाएगा, वो कहेगा कि ये वोट मैं झारखंडी को दूंगा और वो वोट मैं जेबी केसेस को देगा। और ये बात के लिए निश्चित रहिए कि झारखंड के तमाम लोग, जो 3.25 करोड़ की आबादी है और जितने यहाँ पर झारखंडी लोग हैं, जो झारखंडी भावना को मानते हैं, झारखंडी इमोशन को मानते हैं, झारखंडियत को मानते हैं, जो झारखंडी विचारधारा को लेकर के संकल्पित है, वे सभी लोग जेबी केसेस के साथ खड़े हैं। और ये भीड़ चुनावी राजनीति में वोट के तौर पर तब्दील होगा, इस बात को लिए आप लोगों का लोकसभा में कितने सीट से ये सारी सूचनाएं आधिकारिक तौर पर आप लोगों को आने वाले वक्त में देंगे। बहुत जल्द हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी सूचना दे सकते हैं। और ये बात मान करके चलिए कि झारखंड के वैसे इलाके जहां पर लगातार ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर झारखंडी माटी के सांसद विधायक नहीं बन रहे हैं, उन सीटों को हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर रखा है, लेकिन फिर भी इसकी आधिकारिक सूचना आप लोगों को मिलेगी। और एक बात को मान करके चलिए कि ये लड़ाई एक तरफ कॉर्पोरेट लोगों के और एक तरफ झारखंडियों के साथ की लड़ाई है। मतलब सीधे आप समझ सकते हैं कि ज़मीनी लोगों के बीच की लड़ाई और माफियाओं के बीच की ये लड़ाई है। और झारखंड के ज़मीनी लोग जीतेंगे, सत्ता हासिल करेंगे, ये पूर्ण भरोसा। अच्छा, जितना भी झारखंड में सत्ता में रहे हैं सबका मुद्दा सेम रहता है, आप लोग का क्या कुछ अलग होगा इस बार जब चुनाव प्रक्रिया में आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि झारखंड के लोगों को आर्थिक तौर पर कैसे संपन्न बनाया जा सकता है, झारखंड के लोगों को नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर कैसे दिया जा सकता है, झारखंड के टेंडर में झारखंड के लोग कैसे शामिल हो सकते हैं, झारखंड के संसाधनों से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस रेवेन्यू में झारखंड के लोग कैसे भागीदार बनेंगे, झारखंड में जो खनन की इतनी परियोजनाएं चल रही हैं उससे गांव घर का विकास कैसे हो सकता है, सरकार की शक्ति ग्राम सभा में कैसे जाएगी, गांव में जाकर के शक्ति कैसे जाकर के काम करेगी, इन सारे विषयों पर हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जिन विषयों को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, झारखंड की नौकरी में जो लगातार हम लोग नौजवानों को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं, और झारखंड की नौकरी में जो हम लोग लगातार ये कहते रहे कि 90% सीटें आरक्षित होनी चाहिए झारखंड के लोगों के लिए, इन सारे विषयों पर हमारी प्राथमिकता रहेगी और इसी विषय को लेकर हम लोग बुनियाद में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर संपूर्ण तौर पर आप गौर करेंगे कि इसके आगे क्या, तो इसके आगे यही है कि झारखंड के भीतर 3.25 करोड़ की आबादी के बीच में झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरणों को पहुंचाना, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए रोजगार, उनके लिए आर्थिक संपन्नता, इसके बेहतर अवसर की तलाश करना, यही हमारी राजनीति के केंद्र में है और इसी को केंद्र मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके समीप जो है वो देवेंद्र नाथ महतो जिससे 60-40 का अगुवाई माने जाते हैं, जिस तरह से सत्ता में रहकर भी 60-40 को इतना आंदोलन होने के बावजूद भी उसमें वापस नहीं हुआ, तो आपका आंदोलन के असर यहाँ कहाँ दिखा? देखिए, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। पहली बात तो ये है कि झारखंड के भीतर राज्यपाल के रास्ते से यहाँ के विधेयकों को वापस किया जा रहा। अभी फिर देखिए, आपको परसों 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति का विधेयक फिर से राज्यपाल ने वापस किया है। जब यहाँ पर 73% आरक्षण का विधेयक गया राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने लौटा दिया। इसका मतलब कि अगर झारखंड को आप देखेंगे तो सत्ता के लोग तो मार ही रहे हैं, विपक्ष के लोग भी मार रहे हैं। बिहार में 75% आरक्षण लागू होता है, वहाँ राज्यपाल कुछ नहीं करते। यहाँ जैसे 73% आरक्षण होता है, 27% ओबीसी आरक्षण की बात की जाती है, राज्यपाल उसको बार बार रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 60-40 नियोजन नीति का हम लोगों ने विरोध किया और हम लोगों ने ये कहा कि ये 90-10 होना चाहिए या झारखंडियों को इसकी प्राथमिकता में रखिए तभी ये नीति बनाइए, तो हम लोग ये गौर कर रहे हैं कि सरकार के पास तो एक इच्छा शक्ति का अभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन पिछले दरवाजे से जिस तरीके से वैसे राजनीतिक दल जो ये कहते हैं 60-40 आंदोलन के दौरान 72 विधायक कि हम लोग इस आंदोलन के साथ हैं, आपके इस मांग के साथ हैं, वो सदन में इसकी वकालत नहीं करते हैं और जब राज्यपाल के पास जाता है तो वो विधेयक लौट जाता है और उसके बाद देखेंगे कि पिछले दरवाजे से राज्यपाल के रास्ते से भी झारखंड के हक अधिकार के विधेयक को वापस लौटा दिया जाता है। ऐसे में अगर पक्ष और विपक्ष दोनों को गौर करेंगे तो
वो झारखंड के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में एक तीसरे विकल्प की जरूरत थी जो सिर्फ और सिर्फ झारखंडियत की बात करे, सिर्फ और सिर्फ झारखंडी हक अधिकारों की बात करे, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में झारखंड के लोगों को नौकरी देने की बात करे, सिर्फ और सिर्फ झारखंड के संसाधनों पर झारखंड के लोगों को अधिकार दिलाने की बात करे। ऐसे विकल्प की जरूरत थी और ऐसे विकल्प को हम लोगों ने जनता के बीच देने का काम किया है और उस पर संघर्ष कर रहे हैं, अपनी कमेटियाँ बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं और धीरे धीरे संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सूरज साहू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि झारखंड का अभी जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, चाहे विगत कुछ दिन पहले जो है नगर पालिका का जो परीक्षा होता है उसमें जो क्वेश्चन पेपर जो है लीक कर दिया जाता है आयोग के द्वारा, उसके बाद कल जो है हजारीबाग में जो पीयून की जो वैकेंसी आती है उसमें भी जो फर्जी अभ्यर्थी 4 अभ्यर्थी को जो है पुलिस प्रशासन जो है पकड़ती है। तो इस प्रकार का जो है जेएससीओ लगातार आंदोलन कर रही है, फिर भी जो है इस प्रकार की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इस प्रकार में जो है झारखंडी छात्र क्या करें, पढ़ाई करें या फिर पढ़ाई को छोड़ दें, क्योंकि जो ग्रामीण छात्र हैं वो कहीं ना कहीं मजदूरी करके उनके गार्जियन पैसा देते हैं तो जाके पढ़ाई कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, छात्र और गार्जियन क्या करें? देखिए, झारखंड के परिवेश में अगर आप इस चीज़ को गहराई से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ है क्या कि जितने भी झारखंड से बाहर के लोग हैं यहाँ, वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। नाजायज़ फ़ायदा क्या है कि अगर कोई बड़े पद पर कोई यहाँ बिहार का आदमी बैठा हुआ है, कोई बड़े पद पर यहाँ उत्तर प्रदेश का आदमी बैठा हुआ है, अब कोई भी उस पदाधिकारी, उसमें आईएएस भी है, आईपीएस भी है या बहुत सारे जेपीएस ऑफिसर भी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि एडवांटेज लेकर के बाहर से अपने लोगों को यहाँ अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। लाए हमारी वही है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ का कलेक्टेरिएट के चपरासी से लेकर के सचिवालय के हर एक पद पर झारखंडी जब होगा तो एक भी आदमी बाहर से यहाँ पर नहीं आएगा।